नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो राष्ट्रपति की जो टॉपिक चल रहा था उसी को हम लगातार जारी रखते हुए आज ये राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ बच गई थी उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, इनकी हम चर्चा करेंगे। देखो, मैं विधायी शक्तियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण नियुक्तियां मैं आपको बता चुकी थी। अब विधायी शक्तियां, उनकी डिटेल से हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो देखो, अब हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है। और आपकी जो CET की एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आशा करती हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने CET की एग्ज़ाम दी हो वो सभी अपने जो लक्ष्य है 40% उसको पूरा करें और आगामी जो भर्ती है उनकी अच्छे से तैयारी करें। तो हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 79, देखो इस अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही मिलकर क्या कहलाती है? आपकी संसद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा को ही संसद नहीं बोलते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का नाम आएगा। क्लियर? वो संसद कहलाती है। फिर है अनुच्छेद 80, इसमें है राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। देखो अनुच्छेद 80, इसमें राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित ज्ञान रखने वाली 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80। क्लियर? देखो, जैसे मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रही हूँ, इसके तहत, राष्ट्रपति के तहत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं ये आपको याद होने ही चाहिए। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आप साथ के साथ याद कर लीजिए। मैं आपको 1 से 395 तक पूरे अनुच्छेद पढ़ाऊँगी और अलग से और बता दूँगी, आपको नोट्स दे दूँगी, लेकिन ये आप साथ के साथ याद करते हुए चलते रहना। क्लियर? फिर है अनुच्छेद 85, इसमें है राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को विघटन या भंग करता है। किसकी सलाह से? PM या मंत्रिपरिषद की सलाह से। देखो, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और उसको लोकसभा को भंग भी कर सकता है। लेकिन भंग कब करता है? जब प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद उसे लिखित में सलाह देती है, तब वो भंग कर सकता है। वो फाइनली डिसाइड तो आपके प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद करती है, उनसे तो केवल सिग्नेचर करवाती है। संसद के 2 सत्रों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखो, सत्रों में जो 2 सत्र होते हैं उनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखो, ये फैक्ट है, आपको ये फैक्ट आने चाहिए। ये आपको ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चंस घुमा के आएंगे, आपसे कथन दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना? तब ये चीज़ें काम आएगी। क्लियर? फिर है, इसलिए संविधान में 2 सत्रों का प्रावधान किया गया है, किंतु व्यवहार में 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्रों का आयोजन किया जाता है। देखो, वैसे तो 2 सत्रों की चर्चा होती है, लेकिन व्यवहार में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। 3 सत्र बुलाए जाते हैं व्यवहार में, और वैसे 2 सत्रों का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति आहूत किए गए दोनों सदनों को एक साथ या अलग अलग अभिभाषण करता है। यानी दोनों सदनों को अगर एक साथ बुला लेते हैं तो राष्ट्रपति दोनों को एक साथ या फिर अलग अलग
अभिभाषण करता है। एक साथ भी उनको अभिभाषण कर सकता है या फिर प्रधानमंत्री जी कहे तो अलग अलग भी अभिभाषण कर सकता है। क्लियर। अब देखो भाषण दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण भाषण और एक विशेष भाषण। अनुच्छेद 87 इसमें है विशेष अभिभाषण क्या होता है। साधारण भाषण तो होता है कि साधारण एक तरीके से, मतलब कि संसद बैठी हुई है और भाषण दे देते, बस ये साधारण भाषण होता है। विशेष भाषण क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 87 इसमें है विशेष अभिभाषण, नवगठित लोकसभा का पहला भाषण और प्रत्येक वर्ष का पहला भाषण। देखो जो अभी आपकी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति जी पहला भाषण दिए थे, तो विशेष अभिभाषण कहलाता है। अब जैसे 2025 नई साल आएगी, उस 2025 में जो पहला भाषण दिया जाएगा वो विशेष अभिभाषण की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष का पहला भाषण और नवगठित लोकसभा का पहला भाषण, ये विशेष अभिभाषण होते हैं। क्लियर। अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा। मंत्रिपरिषद में आपके तीनों मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपके जो राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, और आपके मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो मंत्रिमंडल ही अभिभाषण तैयार करती है। अब ये स्लाइड देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं केवल फैक्ट लेके आई हूँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आई हूँ, और यहाँ से पिछले एग्जामों में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से और एक बार और वॉच कर लेना और ढंग से कंठस्थ कर लेना, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना। फिर आपकी जो आगे की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो इस स्लाइड में आपको मिल जाएगी। और अब ये स्लाइड ही आपकी विधायी शक्तियों की है। फिर आपकी जो अगली क्लास आएगी वो आपकी न्यायिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियों की अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ये विधायी शक्तियों से संबंधित स्लाइड है। तो देखो मैं कई बच्चों के दिमाग में अगर कोई गलतफहमी चल रही हो कि मैं पहले से स्लाइड इसलिए तैयार करके लाती हूँ, ज़्यादातर टीचर्स अगर जो आपका हित चाहते हैं वो पहले से स्लाइड रेडी करके लाते हैं, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और अगर मैं आपको एक एक शब्द ये ही स्लाइड लिखूँगी, लिख के बताऊँगी ना, तो इसमें कम से कम 40 मिनट लग जाएगी, और फिर भी ये पूरी स्लाइड नहीं होगी, और ये स्लाइड आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाएगी। इसलिए आपका टाइम आपका भी वेस्ट नहीं होता, मेरा भी वेस्ट नहीं होता है। तो हम अपने सेशन की ओर आ जाते हैं। अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 99 राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए किसी वरिष्ठतम व्यक्ति को शपथ दिलाकर उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है ना। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, और ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना आप, क्योंकि 543 सांसद आपके लोकसभा में और 250 के समथिंग सांसद आपके राज्यसभा में आते हैं। 700-800 के मतलब कि 750-800 के समथिंग आपके टोटल सांसद हो जाते हैं। तो इतने सांसदों को शपथ दिलाना एक राष्ट्रपति जी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि इतने सांसदों को एक साथ शपथ एक व्यक्ति नहीं दिला सकते। तो राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं कि एक जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे शपथ दिलाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि आप अन्य सांसदों को शपथ दिलाइए, और उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, और वो प्रोटेम
स्पीकर स्थायी अध्यक्ष नहीं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको, कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था, उस व्यक्ति का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मैं आपको मान जाऊंगी कि वास्तव में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपका इसका आंसर कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था। क्लियर। फिर है अगला अनुच्छेद 103, इसमें संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ऐसा करते समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है, क्योंकि अयोग्यता की भी जांच करनी जरूरी है, क्योंकि कई सांसद योग्य नहीं और वो सांसद चुनकर आ जाते हैं, तो उनकी अयोग्यता और योग्यता के बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसका निश्चय राष्ट्रपति जी करते हैं और वो निर्वाचन आयोग की सलाह लेते हैं। क्लियर। फिर है आपका अनुच्छेद 108, किसी विधेयक को लेकर यदि विवाद होता है तो राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो, संयुक्त अधिवेशन यानी किसी विधेयक को लेकर यदि विवाद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों सदनों का, लोकसभा का और राज्यसभा का। क्लियर। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि ज़्यादा संख्या, ज़्यादा बहुमत लोकसभा का होता है। इसलिए ऐसे मतलब कि संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में लोकसभा मजबूत हो जाती है और राज्यसभा पंगु हो जाती है। यानी ज़्यादा बहुमत किसके पास होता है, लोकसभा के पास, और आखिरी में जीत भी लोकसभा की ही होती है। इसलिए संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में लोकसभा मजबूत हो जाती है। क्लियर। फिर है अनुच्छेद 111, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 111 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझना। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति प्रदान कर उसे अधिनियम बना सकता है। कोई विधेयक है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देकर विधेयक को अधिनियम बना सकता है। क्लियर। अब देखो आगे, राष्ट्रपति किसी विधेयक को दोनों सदनों में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसी स्थिति में दोनों सदन उस विधेयक को संशोधनों सहित या रहित पुनः पारित करते हैं। अगर कोई विधेयक हो तो राष्ट्रपति उसे दोबारा भेज सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद है ना, राष्ट्रपति है ना, तो दोनों सदन यानी दोनों सदनों के पास, तो दोनों सदन उस विधेयक को संशोधन उसमें कर सकते हैं, बिना संशोधन करे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, है ना, और फिर दोबारा वापस भेजते हैं, है ना। तो इसे विलंबकारी वीटो नाम दिया जाता है, क्योंकि एक देरी करना उनका मकसद होता है, क्योंकि वापस भेजेंगे फिर वापस जाएगा तो देर तो होएगी, तो इसे विलंबकारी वीटो नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विलंबकारी वीटो, है ना। फिर राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख सकता है। अगर कोई विधेयक हो तो राष्ट्रपति उसे अपने पास भी रख सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिग्नेचर करके वापस सदन में भेजे। तो उसे क्या नाम दिया जाता है, जेबी वीटो, या फिर आपका पॉकेट वीटो नाम दिया जाता है। इसका पहली बार प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह, डाक तार विभाग में, डाक तार मामले में। और राज्यों के संबंध में कोई विधेयक हो तो उसे भी राष्ट्रपति रोक सकता है ना, तो उसे अंत्यान्तिक वीटो कहते हैं।
क्या कहते हैं? अंत्यांतिक वीटो नाम दिया जाता है। ये राज्यों से संबंधित वीटो होता है। 3 वीटो होती है, विलंबकारी वीटो, जेबी वीटो और अंत्यांतिक वीटो। ये राज्य के संबंध में होती है। ये विधेयक अपने पास रख सकते हैं और ये विलंबकारी में भेजने वाला होता है। तो ये आपकी विधायी शक्तियाँ कंप्लीट हो गई है। जो अगली क्लास आएगी उसमें आपको सैनिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और आपकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की जाएगी। फिर आपका राष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो इसको दोबारा देखकर ढंग से क्लियर कर लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1, 2, 3 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।